मनोज अपने कमरे में दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठा हुआ था। बीते कई महीनों से इस सिर दर्द से वो परेशान था। ज़्यादा सोचने की वजह से ये सिर का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो उसके मित्र गुलशन का फ़ोन था। उसने फ़ोन पर उससे धीरे से पूछा, फिर क्या कोई खबर मिली? गुलशन ने इधर से जवाब दिया, हाँ शायद, सिटी हॉस्पिटल में है, 1 महीने से कोमा में है। अभी तक कोई भी नहीं आया इसे देखने। चाहो तो एक बार हिम्मत करके यहाँ पर आ जाओ और खुद देख लो। मनोज ने धीरे से उसे हाँ कहा और फ़ोन काटा। इतने समय से उसको जिसकी तलाश थी, शायद वो पूरी हुई। मनोज हॉस्पिटल पहुंचा। वहां पर उसको गुलशन मिला, जो उसे एक तरफ ले गया। वहां पर बेड में एक लड़की लेटी हुई थी। उम्र में ये 25 से 26 साल की रही होगी। गुलशन ने उसे बताया, 1 महीने पहले इसका कार एक्सीडेंट हो गया था। इसके साथ में 2 लोग और थे, लेकिन दोनों वहीं मारे गए। कार में ब्लास्ट भी हो गया, जिससे वो दोनों और कार के अंदर रखा इनका सामान पूरी तरह से जल गया। एक्सीडेंट में ये कार से निकलकर दूर जा गिरी और इसका सिर किसी पत्थर से टकरा गया, जिसकी वजह से ये बच तो गई, लेकिन कोमा में है। जो कपड़े इसने पहने थे, उससे ये भी पता चलता है कि यह एयर होस्टेस थी। इसके बैज से इसका नाम भी पता चल गया, मीरा। हॉस्पिटल वाले इसकी एयरलाइन से बात कर रहे हैं, लेकिन उनको तो जैसे अपने लोगों की परवाह ही नहीं है। अभी तक कोई भी नहीं आया। पक्का हॉस्पिटल के बिल को लेकर कुछ पंगा हो रहा होगा। मनोज ने पूरी बात सुनने के बाद गुलशन से कहा, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं। मीरा को प्राइवेट वार्ड में एडमिट करवा दो। पैसे मैं देता हूँ। और हॉस्पिटल वालों को बता देना कि एयरलाइन से बातचीत ख़त्म करें। मीरा का बड़ा भाई यानी मैं अब उसकी फ़ीस भरूंगा। पर तू भी जानता है, मैं हर रोज़ हॉस्पिटल नहीं आ सकता, इसीलिए थोड़ा तो तुझे ही देखना होगा फ़िलहाल। गुलशन ने मनोज की बात मान ली और वो मनोज के कहने के मुताबिक हॉस्पिटल के कामों में व्यस्त हो गया। वहीं मनोज वापस अपने घर पर आ गया। घर पर लौटकर उसने अपने बैग में से एक डायरी निकाली। उस डायरी के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा हुआ था, मृत्युंजय। यह डायरी एक साइंटिस्ट की थी और उनका नाम था डॉक्टर मृत्युंजय। इस डायरी में उन्होंने अपने प्रयोगों और उसके नतीजों के बारे में लिखा हुआ था। मीरा के कोमा को लेकर डॉक्टरों में तो असहमति थी कि पता नहीं कब तक उसको होश आ पाएगा, या फिर उसको कभी होश आएगा भी या नहीं। लेकिन अगर इस डायरी में जो लिखा है वो सच है, तो मनोज के पास एक मौका था मीरा को वापस लाकर सब ठीक करने का। उस डायरी में असल में उस वैज्ञानिक डॉक्टर मृत्युंजय के कोमा को लेकर किए गए प्रयोगों के बारे में ही लिखा हुआ था। मनोज ने एक बार फिर से उस डायरी को शुरू से पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, कोमा हमारे शरीर की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारा शरीर जिंदा तो रहता है, लेकिन हमारी आत्मा शरीर के अंदर किसी वजह से प्रवेश नहीं कर पा रही होती। ऐसी आत्माएं दूसरी दुनिया यानी कि आत्माओं की दुनिया में होती हैं और किसी न किसी वजह से अपने शरीर में चाह कर भी प्रवेश नहीं कर पा रही होती। अधिकतर कोमा के मरीज समय के साथ ठीक हो सकते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा दूसरी दुनिया में इतना समय बिता लेती है कि वो इतनी ताकतवर हो जाए कि अपने शरीर में प्रवेश करने में आ रहे व्यवधान को दूर कर सकें। लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी हो पाता। कई बार आत्मा के ताकतवर होने से पहले ही उसका शरीर पूरी तरह से मर जाता है और आत्मा अपने शरीर में वापस नहीं आ पाती। ऐसी आत्माएं दूसरी दुनिया में भटकती रहती हैं। कुछ अनोखे कोमा के केसों में कोई दूसरी ही आत्मा कोमा वाले शरीर में प्रवेश कर जाती है। ऐसा कुछ कोमा के केस में देखा गया है कि जागने के बाद मरीज किसी को पहचानता नहीं और वो फ्रेंच, जर्मन और दूसरी ऐसी भाषाएं बोलने लगता है जो उसने कभी नहीं सीखी थी। उन्हीं केसों को पढ़ने के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि उन शरीरों में जरूर किसी दूसरी आत्मा ने प्रवेश कर लिया होगा। मनोज उस डायरी को आगे पढ़ता गया। अपने इन्हीं तथ्यों की पुष्टि के लिए मैंने 2 दवाओं का आविष्कार किया। ये 2 सीरम हैं
जिनको इंजेक्शन से अपने शरीर पर लगाया जा सकता है। इनका नाम मैंने सीरम C1 और C2 रखा है। इन दोनों सीरम को एक के बाद एक अपने शरीर पर इंजेक्शन से लगाकर स्थिर बैठना पड़ता है। सीरम C1 एक स्वस्थ इंसान को कृत्रिम कोमा में डाल सकता है। ऐसा होने के बाद उस इंसान की आत्मा अपना शरीर छोड़कर दूसरी दुनिया में प्रवेश कर सकती है। सीरम C2 को बचाव के लिए लगाया जाना आवश्यक है। कोमा में जाने के बाद हमारा शरीर खाली रहता है। ऐसा खाली शरीर दूसरी आत्माओं को आकर्षित कर सकता है और कोई दूसरी आत्माएं हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर सकती हैं। अगर कोई आत्मा ऐसा करती है तो सीरम C2 के प्रभाव से उस शरीर की वास्तविक आत्मा तुरंत अपने शरीर में वापस चली जाएगी और वो इंसान कृत्रिम कोमा से जाग जाएगा। चाहे उस शरीर की आत्मा अपने शरीर से कितनी भी दूर हो, किसी दूसरी आत्मा के हमारे शरीर में मात्र स्पर्श से ही वो आत्मा तुरंत अपने शरीर में वापस आ जाएगी और वो शरीर कोमा से बाहर आ जाएगा। उसी तरह हम जब भी दूसरी दुनिया से वापस अपनी दुनिया में आना चाहते हैं तो बस अपने शरीर को स्पर्श करना है और हम वापस अपनी दुनिया में आकर इस कृत्रिम कोमा से जाग जाएंगी। इन दवाओं को बनाने के बाद मैंने इनका सफल परीक्षण भी किया है। इनको बनाने का मेरा उद्देश्य कोमा के मरीजों को ठीक करना और साथ ही साथ दूसरी दुनिया के वजूद की पुष्टि करना भी है। तो संक्षेप में, इन इंजेक्शंस को लगाकर कोई भी इंसान दूसरी दुनिया में जा सकता है और वहाँ पर जाकर वो शायद पता कर सके कि कोमा का मरीज वापस अपने शरीर में क्यों नहीं आ पा रहा, और शायद वो उस आत्मा की अपने शरीर में वापस लौटने में सहायता भी कर सके। डायरी में आगे डॉक्टर मृत्युंजय ने दूसरी दुनिया के विवरण को लिखा था, जो कि मनोज के लिए फिलहाल किसी काम की नहीं थी। लेकिन डायरी के अंतिम 2 पन्ने ये मनोज के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। अगर डायरी में लिखे आखिरी 2 पन्ने सही थे तो मनोज मीरा को पक्के से वापस ला सकता था और उसकी खुद की सबसे बड़ी समस्या वो भी हल हो सकती थी। मनोज के साथ एक समस्या ये भी थी कि वो डॉक्टर मृत्युंजय से इस विषय में बात नहीं कर सकता था क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अपने घर में वो 1 महीना पहले मृत पाए गए थे। पुलिस ने बताया कि किसी एक्सपेरिमेंट को करते हुए उनके घर में हल्का विस्फोट हुआ और वो इस विस्फोट की चपेट में आ गए। उनका खुद का कोई सगा संबंधी भी नहीं था, तो उनका सामान नीलाम कर दिया गया। किस्मत से मनोज के हाथ उनका एक ब्रीफकेस आ गया जिसमें यह डायरी और वही सीरम की शीशियां और इंजेक्शन थे जिनका जिक्र डायरी में किया गया था। आज मनोज के हाथ में वो इंजेक्शंस थे। मीरा के मिलने के बाद डायरी में जो भी कुछ लिखा था उसकी परीक्षा का वक्त आ चुका था। मनोज के मन में कई सवाल चल रहे थे। इंजेक्शन लगाऊं या ना लगाऊं? कहीं इनमें जहर तो नहीं? कहीं यह डायरी बस एक सिरफिरे वैज्ञानिक की कल्पना तो नहीं? लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि मीरा को वापस लाने के लिए उसके पास और कोई चारा नहीं। मीरा के खातिर उसको यह करना ही होगा। आखिर भगवान का नाम लेकर मनोज एक कुर्सी पर बैठा और दोनों सीरम के इंजेक्शन उसने एक के बाद एक लगा लिए। उसके बाद वो आंखें बंद करके बैठा रहा। लगभग 10 मिनट हुए होंगे। मनोज को धीरे धीरे से हल्का महसूस होने लगा। इतने महीनों से जिस सिर के दर्द से वो परेशान था वो बिल्कुल गायब हो चुका था, बल्कि उसके शरीर में जहां कहीं पे भी और दर्द थे वो भी बिल्कुल ठीक हो चुके थे। स्वस्थ शरीर का अनुभव तो जैसे मनोज भूल चुका था। उसको बड़ा ही आराम लग रहा था। शायद डॉक्टर मृत्युंजय के उन इंजेक्शंस का ही नतीजा था। दूसरी दुनिया में जाने का तो पता नहीं, लेकिन कम से कम अच्छा पेन किलर तो उन्होंने जरूर बना लिया था। आखिर थोड़ी देर बाद मनोज ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही साथ उसे दिखा एक खौफनाक नज़ारा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। आंखें खोलते ही साथ उसके चेहरे के ठीक सामने था एक दूसरा चेहरा, पर यह इंसान था या जानवर ये पता नहीं। उस राक्षसी चेहरे पर हर जगह बाल थे। उसकी लाल आंखें और लंबे सफ़ेद दांत दिख रहे थे। उसके चेहरे की बाकी सभी चीज़ें जैसे नाक और आंख सब बालों से ढकी हुई थी।
उस राक्षस ने मनोज के चेहरे के ठीक सामने एक जोर से चिंगाड़ मारी। डर के मारे और उस चेहरे के इतने पास चिंगाड़ने से मनोज एक झटके से पीछे हुआ और पलक झपकते ही वो नज़ारा लुप्त हो गया। वो राक्षस गायब हो चुका था। मनोज ने ध्यान दिया कि कमरे में वापस से उजाला हो गया है और उसका सिर का दर्द भी लौट आया था, बल्कि उसे तो अब पहले से भी ज़्यादा दर्द हो रहा था। थोड़ा ठीक होने पर वो सोच में पड़ गया, अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा और वो समझ गया कि अभी अभी थोड़ी देर पहले वो शायद सच में दूसरी दुनिया में गया था और उसका सामना जरूर दूसरी दुनिया के किसी राक्षस से हुआ। उसका शरीर यहीं इसी दुनिया में था और आत्मा शायद दूसरी दुनिया में गई थी। इसी वजह से उसका सिर का दर्द ठीक हो गया था और उसे हल्का लग रहा था। दर्द एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ शरीर को होती है, आत्मा को नहीं। ऊपर से जब उसने आंखें खोली थी तब उसको पूरे कमरे में अंधेरा दिख रहा था, जबकि अभी तो दिन है और पूरे कमरे में उजाला है। डॉक्टर मृत्युंजय ने भी अपनी डायरी में यही लिखा था कि दूसरी दुनिया में हमेशा अंधेरा और रात ही रहती है। जब उस राक्षस ने मनोज के चेहरे के पास चिंगाड़ मारी तब वो पीछे हो गया था। इस वजह से जरूर वो अपने शरीर के स्पर्श में आ गया होगा और वापस अपनी दुनिया में आ गया। सारी बातें ठीक ठीक बैठ रही थी, तो क्या इसका मतलब डॉक्टर मृत्युंजय की दवाएं कारगर थीं, या फिर उन दवाओं ने मनोज को कुछ ऐसा नशा दिया कि उसका दर्द भी कुछ पलों के लिए ठीक हो गया और उसकी कल्पना में वो राक्षस भी दिखने लगा। उस डायरी में भी उस राक्षस से संबंधित कुछ भी नहीं लिखा था। इन सब बातों ने मनोज को सोच में डाल दिया। ये इंजेक्शन काम करते हैं या नहीं, ये पता लगाने का एक ही तरीका था, उन इंजेक्शंस को फिर से लगाना। फिलहाल मनोज उस राक्षस की वजह से इतना डरा हुआ था कि वापस इंजेक्शन लगाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। ऊपर से उसे अब एक अजीब तरह की थकान हो रही थी। ऐसी थकान उसने जीवन में आज तक महसूस नहीं की थी। उसने दोबारा इंजेक्शन लगाना फिलहाल ठीक नहीं समझा और इस थकान से उबरने के लिए वो सीधा बिस्तर पर सो गया। आने वाले कुछ समय मनोज ने अपने ऊपर वो इंजेक्शन नहीं लगाए। अगली बार दूसरी दुनिया में जाने से पहले वो उस डायरी को पूरी तरह से कंठस्थ करना चाहता था, ताकि उसको दूसरी दुनिया की पूरी समझ हो। इस बीच उसने अपने लिए एक नया कमरा भी ले लिया। ये कमरा सिटी हॉस्पिटल से थोड़ा नज़दीक था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो हॉस्पिटल जाकर मीरा के पास जा सके। हालांकि गुलशन लगभग पूरे समय हॉस्पिटल में ही रहता और उसे गुलशन पर पूरा विश्वास भी था कि वो सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन फिर भी उसने हॉस्पिटल के पास एक कमरा लेना ही सबसे सही समझा। मनोज के लिए नए कमरे में आए आज पहला दिन था और अब वो तैयार था दूसरी बार उस इंजेक्शन को लगाकर दूसरी दुनिया में जाने के लिए। दोपहर को वो कुर्सी पर बैठा और दोनों इंजेक्शन्स लगाकर आंख बंद करके बैठ गया। लगभग 10 मिनट बाद मनोज को फिर से हल्का लगने लगा। इतने समय से उसके सिर में जो लगातार दर्द रहता था वो फिर से पूरी तरह ठीक हो चुका था। मनोज समझ गया वो फिर से उसी स्थिति में आ चुका है जिस पर वो उस समय आया था जब आंखें खुलते ही साथ वो भयानक शक्ल वाला राक्षस उसके ठीक सामने था। उसी राक्षस के डर की वजह से फिलहाल मनोज को आंखें खोलने में डर लग रहा था। क्या पता वो राक्षस फिर से सामने ही हो। हिम्मत करके मनोज ने एक आंख धीरे से खोली। सामने कोई भी नहीं था, लेकिन उसे पूरे कमरे में अंधेरा दिखा। फिर उसने धीरे से दोनों आंखें खोल दी। उसे अपना पूरा कमरा खाली दिखा, उसी हालत में जिस हालत में उसने अपने आप को इंजेक्शन लगाने से पहले छोड़ा था। उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई। उसमें 2:10 हो रहे थे। 2 बजे उसने इंजेक्शन लगाया और 10 मिनट इंजेक्शन का असर होते होते हो गए, लेकिन घड़ी अब रुकी हुई थी। उसे डॉक्टर मृत्युंजय की डायरी में लिखी बात याद आ गई। इस दुनिया में समय नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसीलिए दूसरी दुनिया में आकर अगर इस दुनिया की घड़ी को देखो तो घड़ी रुकी हुई मिलेगी। इसके अलावा एक और बात अलग थी। जहां उसने पूरे कमरे में लाइट्स जला रखी थी और बाहर का उजाला भी खिड़की से अंदर आ रहा था,
अब पूरे कमरे में अंधेरा था और बाहर से कोई भी उजाला नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे रात हो चुकी हो। पक्का करने के लिए मनोज अब कुर्सी से उठा और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर सच में अंधेरा, धुंध और सन्नाटा था। जहां बाहर दिन दोपहर की वजह से शोर शराबा और लोग दिखने चाहिए थे, वहीं फिलहाल बाहर कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। यह सब देखकर मनोज के मन में विश्वास जगा। शायद डॉक्टर मृत्युंजय ने सच में दूसरी दुनिया में प्रवेश करने का तरीका ढूंढ लिया था। उसने सोचा कि अब वो खुद एक आत्मा है और कहते हैं कि आत्मा दीवारों के आर पार जा सकती है। तो उसने कोशिश की अपने हाथ को दीवार से आर पार करने की, लेकिन ना ही उसे अपना हाथ दीवार पर लगने का एहसास हुआ और ना ही उसका हाथ आर पार गया। ये सीमाएं भी डॉक्टर मृत्युंजय की डायरी में उन्होंने बता रखी थी। क्योंकि हम मरे हुए शरीर की आत्मा नहीं हैं, तो हमारी कुछ सीमाएं हैं दूसरी दुनिया में। लेकिन मनोज को फिलहाल इन सीमाओं से कोई मतलब नहीं था। वो कौन सा इस दुनिया में मौज मस्ती करने आया था। उसको तो एक दूसरा ज़रूरी काम था, मीरा को कोमा से ठीक करना। सोचते हुए मनोज खिड़की से पीछे मुड़ा और मुड़ते साथ ही उसने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसको देखकर उसके मन में बची हुई शंका भी दूर हो गई कि वो सच में दूसरी दुनिया में है। उसने देखा कि सामने कुर्सी पर वो खुद बैठा हुआ था, आंखें बंद करके, जैसे कि सो रहा हो। दूसरी दुनिया में आने के बाद सिर्फ मरे हुए लोगों की आत्माएं और वो इंसानी शरीर ही दिख सकते हैं जो कोमा में हो। ये बात भी मनोज को डायरी की वजह से पता थी। डायरी में लिखी सभी बातों के सटीक सटीक होने के बाद मनोज को अब ये यकीन भी हो गया कि अगर वो अपने शरीर से दूर जाएगा और उसकी गैर हाजिरी में कोई दूसरी आत्मा उसके शरीर में घुसने की कोशिश करेगी, तो सीरम सीटू ऐसा हो पाने से पहले ही उसको अपने शरीर में वापस भेज देगा। इसका मतलब ये था कि मनोज बिना किसी डर के मीरा को इस दुनिया में ढूंढ सकता था। पूरी तरह से निश्चिंत होकर मनोज अब अपने कमरे से बाहर निकला। निकलने के लिए उसने दरवाजे का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसने दरवाज़ा बंद किया हुआ था और दूसरी दुनिया में आने के बाद वो दरवाज़ा नहीं खोल सकता था। इसलिए उसने खिड़की से ही नीचे छलांग मार दी। उसको पूरी उम्मीद थी कि 3 मंजिल से नीचे कूदने पर भी उसको कुछ भी नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। उसे ना तो नीचे गिरते समय हवा महसूस हुई और न ही ज़मीन पर पैर लगने के बाद पैरों में कोई दर्द हुआ, बल्कि उसने तो महसूस किया कि उसके पैर जैसे ज़मीन को छू ही नहीं रहे हों। अपने कमरे में वापस पहुंचने का भी मनोज ने पहले से ही सोच कर रखा था। जिस खिड़की से वो कूदा था उसके पास से ही एक पाइपलाइन जाती थी। मनोज उस पर आराम से चढ़कर उसी खिड़की से वापस अपने कमरे में जा सकता था। नीचे उतरकर मनोज सिटी हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। वही हॉस्पिटल जहां मीरा भर्ती थी। उसका अनुमान था कि उसको मीरा वहीं पर मिलेगी। नहीं तो कम से कम वो मीरा के शरीर को देखेगा और शायद वो जान पाए कि क्यों मीरा अपने शरीर में नहीं लौट पा रही। रास्ते में चलते हुए मनोज को दूसरी आत्माएं दिखीं। इनमें से ज्यादातर आत्माएं जैसे बस एक जगह पर बैठी हुई थी और उदास आंखों से या तो सर नीचे करके जमीन को या फिर सिर ऊपर करके आसमान को देख रही थी। मनोज जब इनके पास से होकर गुजरता तो यह हैरत से उसकी तरफ देखती, लेकिन कुछ कहती नहीं। मनोज को भी उनको देखकर मन ही मन डर लगने लगा। कहीं यह आत्मा ये ना समझ जाए कि उसका शरीर जिंदा है और उसके शरीर पर घुसने की कोशिश करें। लेकिन फिर उसे सीरम सीटू की याद आती और वो चुपचाप से चलने लगता। हॉस्पिटल के पास आते आते उसे लगने लगा कि अब आत्माएं ज्यादा ही दिखने लगी हैं। ये महसूस करके वो और संभल कर चलने लगा। तभी किसी ने उसको पीछे से आवाज दी, तुम अलग हो, इस दुनिया के नहीं हो, है ना? मनोज ने पलट कर देखा। ये एक बुढ़िया थी, पक्के से कोई भटकती हुई आत्मा। मनोज उसके पास गया और धीरे से कहा, नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? उस बुढ़िया ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि आत्मा उसी जगह पर रहती है जहां पर उसके शरीर की मृत्यु हुई हो और उसको मुक्ति नहीं मिल पाई हो। देखो इन सबको, इनमें से कुछ को एक्सीडेंट के बाद और कुछ को बीमारी की वजह से हॉस्पिटल लाया जा रहा था।
लेकिन पहुंचने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई, इसीलिए ये सब यहीं पर रह गए। लेकिन तुम तो कहीं दूर से चले आ रहे हो, ज़रूर तुम यहाँ के नहीं हो। ऊपर से देखो मेरी और बाकियों की उदास आंखें, इनमें जीवन की कोई चमक नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंखें भी अलग हैं। उसकी बात सुनकर मनोज घबरा गया। उसको समझ में आ गया कि रास्ते भर जो आत्माएं उसको देख रही थी वो शायद इसीलिए देख रही होंगी, और उन सब की मृत्यु भी उसी रास्ते में किसी न किसी वजह से हुई होगी। मनोज ने धीरे से उस बुढ़िया से कहा, आपने सही कहा, मैं अपने शरीर को छोड़कर यहाँ पर आया हूँ, किसी को ढूंढने। एक बात बताओ, अब आपको तो ये बात पता चल चुकी है, और शायद रास्ते में भी बाकी की आत्माओं को भी पता चल चुकी होगी, तो क्या मेरे शरीर पर घुसने की कोशिश होगी? मनोज को यह सवाल करते हुए हल्का हल्का डर लग भी रहा था और नहीं भी लग रहा था, क्योंकि उसको पता था कि उसने सीरम सीटू लिया हुआ है। अगर कोई भी उसके शरीर में घुसने की कोशिश करेगा तो वो तुरंत अपने शरीर में वापस आ जाएगा। लेकिन वहीं उसको हल्का हल्का ये डर भी था कि अगर कहीं सीरम सीटू ने काम नहीं किया तो वो इस दुनिया में ही फंस जाएगा। लेकिन बुढ़िया ने उसको एक अलग ही जवाब दिया। उसने कहा, अगर हम चाहें भी तो भी नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि हम ये जगह छोड़कर नहीं जा सकते। एक आत्मा को एक जगह से दूसरी जगह जाने की काबिलियत पाने के लिए आत्मा के रूप में एक लंबा समय बिताना पड़ता है। अभी हमें उतना समय नहीं हुआ। और दूसरी बात, हर ऐसे शरीर पर जिस पर कब्जा किया जा सकता हो, हम आम आत्माओं से पहले किसी और का हक होता है। ये बात कहते हुए उस बुढ़िया के चेहरे पर भी डर के भाव आ गए थे। मनोज को आश्चर्य हुआ कि आखिर एक आत्मा खुद किससे डर रही है। उसने बुढ़िया से पूछा, किसका किसका हक होता है ऐसे शरीरों पर? बुढ़िया ने जवाब दिया, परछाई, काली परछाई, प्राचीन आत्माएं, बहुत सारे नाम हैं उनके। ये भी आत्माएं होती हैं, लेकिन बेहद पुरानी। पुरानी होने की वजह से ये बेहद ताकतवर होती हैं। हम जैसों को तो ये नष्ट ही कर दें। जब भी किसी ऐसे शरीर का पता चलता है जिस पर कब्जा किया जा सकता हो, तो ये परछाई उस शरीर को घेर लेती हैं और किसी भी दूसरी कमजोर आत्मा को पास में नहीं आने देती। उस बूढ़ी आत्मा की बात सुनकर मनोज को डॉक्टर मृत्युंजय की डायरी का ख्याल आया। उन्होंने भी अपनी डायरी में जिक्र किया था कि उनको अक्सर काली परछाइयां अस्पतालों में घेरा जमा कर बैठी दिखती थी, लेकिन उनको खुद इन परछाइयों का ऐसा व्यवहार समझ में नहीं आया था। जरूर से ये परछाइयां किसी शरीर को घेर कर ही बैठी रहती होंगी। मनोज ने उस बुढ़िया से आगे सवाल किया, लेकिन ये उनको घेर कर क्यों रहती हैं? उनको तो उस शरीर में घुस जाना चाहिए तुरंत। बुढ़िया ने इसका भी उत्तर दिया, वो शरीर में सीधा प्रवेश नहीं कर सकती। इतने सालों से आत्मा के रूप में रहने की वजह से वो भूल चुकी हैं कि इंसान होना कैसा होता है। जब वो इंसानी शरीर को घेरे रहती हैं, तब वो असल में इंसान होना फिर से सीख रही होती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वो अपनी इंसानियत याद कर रही होती हैं। इसी वजह से हम जैसी इंसानी आत्माओं को वो पास में नहीं आनी देती, क्योंकि हमें आज भी पता है इंसानी भावनाएं कैसी होती हैं। किसी भी शरीर में घुसना हमारे लिए आसान है, उनके लिए नहीं। किसी शरीर को जितनी भी परछाइयां घेरे हों, जो सबसे पहले अपनी इंसानियत याद कर लेती है, वही शरीर में प्रवेश कर पाती है। मनोज को जैसे थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि मीरा क्यों अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही होगी। जरूर ये परछाइयां उसके शरीर को घेरे हुई हैं और उसको अपने ही शरीर में पास नहीं आने दे रही। मनोज फिर से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ चला और वो बुढ़िया, वो भी बाकी की आत्माओं की तरह फिर से काले आसमान को घूरने लगी। कुछ देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गया। इतनी दूर चलने के बावजूद उसे थकान बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। थकान, दर्द, पीड़ा, ये सब शरीर को होते हैं, आत्माओं को नहीं। ये ध्यान में रखकर उसने निश्चय किया कि अगली बार से वो दौड़कर ही आया जाया करेगा। हॉस्पिटल का दरवाजा खुला हुआ था।
उसने गुलशन से पहले ही कह दिया था कि मीरा के प्राइवेट वार्ड का दरवाज़ा भी खुला रखना। उसको पहले से ही पता था कि इस दुनिया में आने के बाद वो दरवाज़ा नहीं खोल पाएगा। मीरा के प्राइवेट वार्ड में उसने देखा कि दरवाज़ा खुला था। गुलशन ने अपना काम बखूबी से किया हुआ था। फिर भी मनोज पूरा अंदर नहीं गया। उसने बस धीरे से अंदर झांका। अंदर जो उसने देखा उसका उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था। अंदर लगभग 7 से 8 काली परछाइयां बेड को घेरे हुई थीं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने काला लबादा उड़ा है, लेकिन जिस तरह से वो लबादा बिना हवा के ही उड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई भी नहीं है, बस लबादा ही लबादा है। उन परछाइयों के हाथ और पैर तो थे ही नहीं, सिर भी ढका हुआ था, बस पारदर्शी से काले कपड़े ही लग रहे थे, बिल्कुल परछाई जैसे। उन्होंने बेड में मीरा के शरीर को इस तरह से घेरा हुआ था कि उसके पैरों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। मनोज को उन परछाइयों के सामने आने से डर लग रहा था। अगर उनको उसके होने का पता चल गया तो क्या पता वो उसके शरीर पर ही कब्जा करने चले जाएं और डॉक्टर मृत्युंजय का इंजेक्शन भी उसे ना बचा पाए। आखिर उनको खुद भी इन परछाइयों के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन मनोज का छिपा रहना भी व्यर्थ गया। उन परछाइयों को एक और मानवीय आत्मा के पास होने की भनक लग गई। वो तेजी से उसकी तरफ मुड़े और उसकी तरफ देखकर उसे चेतावनी दी। तुम इस दुनिया के नहीं हो। तुम जो भी इस मानव शरीर के साथ करने का सोच रहे हो उसे भूल जाओ और चले जाओ यहाँ से। जितना जीवन बचा है उसको जियो, वरना हम तुम्हें यानी कि तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर देंगे। फिर तुम अनंत काल तक शून्य में ही बंधे रहोगे। मनोज को समझ में आ गया कि छुपना बेकार है। वो तुरंत वहां से भागा। थोड़ा दूर जाने पर उसे विश्वास हुआ कि वो सुरक्षित है। तब वो हॉस्पिटल में दूसरी जगह घूमने लगा। उसको मीरा की तलाश थी, लेकिन पूरे हॉस्पिटल में उसको मीरा नहीं दिखी। पूरा का पूरा हॉस्पिटल दूसरी आत्माओं से भरा था, लेकिन मीरा कहीं पर भी नहीं थी। उस बुढ़िया की आत्मा के हिसाब से मीरा को यहीं हॉस्पिटल में ही होना चाहिए था, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं थी। परेशान होकर मनोज हॉस्पिटल से निकलकर वापस जाने लगा। वो उसी रास्ते से वापस जा रहा था जहां से वो आया था। उसे रास्ते में फिर से वही बुढ़िया मिली। मनोज ने कुछ सोचकर उस बुढ़िया से पूछ लिया कि जिसकी तलाश में वो हॉस्पिटल आया था वो उसको नहीं मिली। इसके जवाब में उस बुढ़िया ने उससे उल्टा सवाल किया, जिसकी तलाश में तुम यहां पर आए थे, क्या उसकी मृत्यु यहीं हॉस्पिटल में हुई? मनोज ने नाम में सिर हिलाया और बताया कि अभी उसकी मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि वो तो कोमा में है। बुढ़िया ने उसको जवाब दिया, मतलब उसकी आत्मा ने शरीर को यहां पर नहीं छोड़ा, तो वो तुम्हें वहीं पर मिलेगी जहां पर आत्मा ने शरीर छोड़ा होगा। इतना कहकर वो बुढ़िया फिर से काले आसमान को देखने लगी। मनोज ने उसकी इस बात को समझने के लिए आगे भी कुछ सवाल किए, लेकिन उसको बुढ़िया से कोई जवाब नहीं मिला। तो वो खुद ही सोचने लगा कि बुढ़िया की इस बात का क्या मतलब होगा। तभी उसे ख्याल आया, मीरा की आत्मा ने उसका शरीर तभी छोड़ा होगा जब वो कोमा में गई होगी, मतलब जहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ होगा। एक्सीडेंट से सिर में लगी चोट की वजह से उसकी आत्मा शरीर से बाहर आ गई होगी, लेकिन शरीर मरा नहीं और वो कोमा में चली गई होगी। मतलब मीरा जरूर आज भी वहीं पर होगी जहां उसका एक्सीडेंट हुआ होगा। किस्मत से मनोज को वो जगह भी पता थी जहां पर मीरा का एक्सीडेंट हुआ था। वो तुरंत वहां पर जाने लगा। उसने पहले ही सोच लिया था कि इस दुनिया में थकान नहीं होती, इसलिए वो दौड़ कर जाएगा। मनोज उस एक्सीडेंट वाली जगह पर दौड़कर जाने लगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस दुनिया में कोई है जो मनोज का कब से इंतज़ार कर रहा था। उसने मनोज की उपस्थिति इस दुनिया में कब की भांप ली थी और वो मनोज के पास ही चला आ रहा था। दौड़ते दौड़ते मनोज को अब थोड़ा समय हो गया था। वो उस एक्सीडेंट वाली जगह के पास आता जा रहा था। पूरे रास्ते पर उसे हर जगह अंधकार और धुंध ही दिख रहे थे।
देखने में ये दूसरी दुनिया उसके शहर के जैसी ही थी, मतलब वही बिल्डिंग, वही पार्क, वही सड़कें, लेकिन सभी चीज़ें देखने में बेहद पुरानी लग रही थी। सड़कों में गड्ढे और इमारतों में काई और दूसरे कई तरह के धब्बे लगे हुए थे। ऊपर से इस दुनिया में किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा और रास्ते भर शांत उदास आत्माएं। किसी वजह से मनोज अंधेरे में भी देख पा रहा था। शायद दुनिया ऐसी ही थी, मनहूसियत से भरी। निस्संदेह कोई भी आत्मा इस मनहूस दुनिया में फंसी नहीं रहना चाहती थी। रास्ते भर मनोज को दूसरी आत्माएं भी दिखी। पहले की ही तरह वो मनोज को हैरानी से देखती, लेकिन उससे कुछ ना कहती। पूरे इलाके में गजब का सन्नाटा था, लेकिन तभी इस सन्नाटे को तोड़ा एक आवाज ने। मनोज का ध्यान भी इस आवाज की तरफ गया। ये आवाज किसी जानवर के गुर्राने जैसी थी। चौंक कर मनोज दौड़ना छोड़कर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे दिखाई दिया वही नज़ारा जिसकी वजह से वो दूसरी दुनिया में आने से डर रहा था। उसने देखा उससे कुछ दूरी पर खड़ा था वो राक्षस, वही जो मनोज द्वारा सबसे पहला इंजेक्शन लगाए जाने पर उसके चेहरे के ठीक सामने आया था। उस समय तो मनोज सिर्फ उसका बालों से भरा जानवरनुमा चेहरा देख पाया था, लेकिन अभी वो उसका पूरा शरीर देख सकता था। उसके शरीर को देखकर उसे हैरानी हुई, क्योंकि ऐसा लग रहा था उस राक्षस ने इंसानी कपड़े पहने हुए थे। हालांकि वो कपड़े फटे थे, लेकिन फिर भी उसका हुलिया समझ में आ रहा था। एक क्रीम कलर की शर्ट जो उस राक्षस के मोटे हाथों और शरीर की वजह से जगह जगह फटी हुई थी। काली ट्राउजर्स या पैंट जो कि उसकी मोटी और भारी भरकम टांगों की वजह से घुटने से नीचे पूरी तरह से फटी हुई थी। और तो और उस राक्षस ने जूते भी पहने हुए थे, लेकिन ये जूते भी उसकी लंबी उंगलियों के बाहर आ जाने की वजह से फटे हुए थे। उसके जूतों को देखने के बाद मनोज का ध्यान उस राक्षस की उंगलियों की तरफ गया। उसकी उंगलियां बेहद लंबी और सभी उंगलियां जैसे एक समान लंबाई की थी। ऊपर से हर हाथ में 12 से 15 उंगलियां तो पक्के से थी। और उंगलियां भी क्या, ये तो ऐसे था जैसे उसके हाथ पर किसी पेड़ की जड़ें उगी हुई हों। वो राक्षस हल्के से झुककर भी खड़ा था, जैसे अपने ही मोटे हाथों और कंधों के वजन से दबा हुआ हो। मनोज की तरफ देखते हुए उस राक्षस ने एक चिंगाड़ भरी और वो दौड़ते हुए मनोज की तरफ आया। उसका दौड़ना भी जानवरों के जैसा था और वो अपने हाथों और पैरों दोनों का इस्तेमाल करते हुए दौड़ रहा था। ये नज़ारा देखकर मनोज जड़ हो चुका था। उसको इतना भी ख्याल नहीं रहा कि उसे भागना चाहिए। मनोज की तरफ भागते हुए वो राक्षस कुछ कहता हुआ आ रहा था, लेकिन ठीक से कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा था कि वो अपनी भारी भरकम आवाज में क्या कह रहा है। वो राक्षस मनोज के ठीक सामने आ गया और अपने शक्तिशाली हाथों से उसने उसके चेहरे पर एक झन्नाटेदार तमाचा मारा। उस ताकतवर वार से मनोज काफी दूर जाकर गिरा। हालांकि आत्मा को दर्द तो नहीं हो सकता, लेकिन वो वार लगने के बाद मनोज को ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए उसकी आत्मा कण कण में बिखर गई हो और दोबारा से वापस जुड़ी हो। ये एक ऐसा दर्द था जो सिर्फ दूसरी दुनिया में ही महसूस किया जा सकता था। उठने के बाद मनोज को भागने का ख्याल आया और वो उस एक्सीडेंट वाली जगह पर जाने को छोड़ वापस अपने कमरे में भागने लगा। उसको पता था अगर इस राक्षस से बचना है तो उसे वापस अपने शरीर में ही जाना होगा। आखिर पिछली बार भी वो इसी तरह बचा था। जब भी हम पर संकट आता है तो हमारी ताकत अपने आप बढ़ जाती है। मनोज के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अपने पीछे उस राक्षस को भागता देख वो इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि उसको खुद नहीं पता था कि वो इतना तेज दौड़ सकता है। लेकिन वो राक्षस उससे भी तेजी से उसके पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जितनी अधीरता मनोज को उस राक्षस से बचने की है, उससे कहीं ज्यादा अधीर वो राक्षस मनोज को मारने के लिए है। इन दोनों को इस तरह से भागता देख रास्ते भर दूसरी आत्माएं हैरत से देखती और इनके जाने के बाद फिर से गुमसुम होकर वापस काले आसमान या जमीन की तरफ देखने लगती। भागते हुए और राक्षस के हमलों से बचते हुए मनोज ने राक्षस की एक कमजोरी पकड़ ली। यह राक्षस भागने में तो बेहद तेज था,
लेकिन अगर भागते भागते मुड़ना पड़े तो इसको अपनी रफ्तार धीमी करनी पड़ती थी। इतना भारी भरकम शरीर इतनी रफ्तार से भगाने का ये एक नुकसान था। इस बात का फ़ायदा मनोज ने बखूबी उठाया और वो अपने कमरे में वापस जाने के लिए सीधे रास्तों के बजाय टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होकर जाने लगा। मनोज के इस तरह बार बार टेढ़ा मेढ़ा भागने से अब उस राक्षस को उसे पकड़ने में कठिनाई महसूस होने लगी और उसकी रफ्तार कम हो गई। आखिर एक समय ऐसा भी आ गया जब वो राक्षस आंखों से ओझल हो गया और मनोज उसको चकमा देने में कामयाब रहा। उसकी आंखों से ओझल होने के बाद मनोज अब चुपके से बिना आवाज किए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। अपने कमरे की खुली खिड़की देखकर उसने चैन की सांस ली। फिर वो खिड़की से लगे हुए पाइप को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। दूसरी दुनिया में आने का उसका असली कारण यानी मीरा को ढूंढना वो तो असफल रहा, लेकिन उसने दूसरी दुनिया से जुड़ी काफ़ी बातें जान ली थी और वो फिलहाल मीरा को ढूंढने से ज़्यादा खुद को इस राक्षस से बचाना चाहता था। आखिर मनोज अपने कमरे में दाखिल हो ही गया। कुर्सी पर उसका शरीर अभी भी वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। उसने घड़ी को देखा, अभी भी 2:10 हो रहे थे। दूसरी दुनिया में वो इतनी देर रहा, इतना घूमा फिरा, लेकिन उसकी खुद की दुनिया में एक पल भी नहीं बीता था। मुस्कुराते हुए वो अपने शरीर को छूने आगे बढ़ा। बस अब उसके छूते साथ ही वो वापस अपने शरीर में चला जाता। लेकिन उसके शरीर को छूने से पहले ही उसके सिर पर एक वार हुआ। उस वार से मनोज उछलकर एक तरफ दीवार पर जा लगा। फिर से उसको वैसा ही लगा जैसे वो कण कण में बिखर कर वापस जुड़ा हो। अगले पल होश संभलने पर उसने अपने वार करने वाले को देखा और उस पर वही डर फिर से हावी हो गया। ये वार उसी राक्षस ने किया था। किसी तरह वो मनोज को ढूंढता हुआ उसके कमरे में आ गया था। वो राक्षस हैवानी भाव लिए मनोज की तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल बढ़ते बढ़ते रुक गया और उसका ध्यान मनोज के शरीर पर गया। वो मनोज को छोड़कर उसके शरीर की तरफ बढ़ने लगा। मनोज को जैसे समझ में आ गया कि ये राक्षस क्या करना चाहता है। ये राक्षस तो उसके शरीर में घुसना चाहता था। हालांकि उसने सीरम सीटू लगाया हुआ था, लेकिन उसको भरोसा नहीं था कि इस राक्षस के साथ वो काम करेगा या नहीं। डॉक्टर मृत्युंजय की डायरी के हिसाब से वो सीरम मानवीय आत्माओं को शरीर में प्रवेश करने से पहले जगा देगा, लेकिन उस सीरम का परीक्षण ऐसे किसी राक्षस या परछाइयों पर नहीं किया गया था। मनोज ये जोखिम नहीं लेना चाहता था। किसी भी तरह उसे इस राक्षस को अपने शरीर को छूने से रोकना था। वो उठकर उस राक्षस की तरफ लपका, लेकिन उस राक्षस ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए मनोज पर फिर एक और, लेकिन अब तक का सबसे करारा वार किया। मनोज फिर से उछलकर दूर दीवार से जा लगा। तीसरा वार पड़ने के बाद अब उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो फिर से उठे और उस राक्षस को रोके। वो पड़ा हुआ उस राक्षस को अपने शरीर के पास आता हुआ देख रहा था। अब वो राक्षस इतना पास आ चुका था कि आराम से शरीर को छू सकता था, और अगर सीरम काम नहीं करेगा तो राक्षस उसके शरीर में प्रवेश भी कर सकता था। लेकिन उस राक्षस ने शरीर को नहीं छुआ, बल्कि वो अपना चेहरा शरीर के पास लेकर आया और उसके शरीर को सूंघने लगा, जैसे वो मनोज के शरीर की गंध याद कर रहा हो। फिर वो मनोज की तरफ पलटा और उसने उससे एक शब्द कहा। यही शब्द ये राक्षस पहले से कहता हुआ दौड़ रहा था, लेकिन उस समय मनोज को समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। इतनी पास से कहने के बाद अब मनोज को समझ में आ गया कि वो राक्षस क्या कह रहा था। वो शब्द कहने के साथ राक्षस मनोज के शरीर की तरफ पलटा और हाथ बढ़ाकर उसे छूने लगा। मनोज धड़कते दिल से बस देखता गया कि आगे क्या होता है। राक्षस ने मनोज के शरीर को छुआ और उसके छूते ही साथ एक झटके से मनोज वापस अपने शरीर में लौट आया। डॉक्टर मृत्युंजय का सीरम इस राक्षस से बचने में भी कारगर साबित हुआ। मनोज को तो पहले यकीन नहीं हुआ कि वो वापस आ गया है। उसने अपने आप को फिर कुर्सी को छू कर देखा। हाँ, वो छूना फिर से महसूस कर सकता था। फिर उसका ध्यान कमरे में मौजूद उजाले की तरफ और अंत में दीवार पर लगी घड़ी की तरफ गया।
घड़ी अब चल रही थी। इससे उसको पक्का विश्वास हो गया कि वो सच में वापस लौट आया है। वो कुर्सी से उठा और उठते ही साथ उसका पूरा बदन दर्द से भर गया। पता नहीं ये दूसरी दुनिया में लगातार दौड़ने की वजह से था या फिर उस राक्षस के द्वारा किए गए वारों की वजह से, लेकिन इस दर्द की वजह से उससे फिलहाल चला भी नहीं जा रहा था। वो बिस्तर पर आकर लेट गया और उसने जो भी कुछ अनुभव किया उसके बारे में सोचने लगा। अगली बार वो मीरा को ढूंढने सीधा उस एक्सीडेंट वाली जगह पर ही जाएगा। मीरा को वापस लाने के लिए उसका मीरा से मिलना और अपना प्लान उसे समझाना बेहद जरूरी था। और फिर अंत में उसका ध्यान गया उस राक्षस पर। उससे बचने का एक तरीका तो उसने आज ढूंढ लिया था, टेढ़ा मेढ़ा भागना और जितना हो सके चोरी छुपे रहना। सामना होने पर वो उस राक्षस से मुकाबला नहीं कर सकता था। यही सब सोचते हुए आखिर उसका ध्यान उस शब्द पर भी गया जो उस राक्षस ने उससे कहा था। उसको समझ में नहीं आया कि वो राक्षस उससे ये शब्द क्यों कह रहा होगा। वो राक्षस बस एक शब्द को बार बार कह रहा था और ये शब्द था बदला।